हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारी जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 चैप्टर 2 ऑफ ज्योग्राफी आज का चैप्टर है, जिसमें लैंड, सोयल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में ये चैप्टर रिलेटेड है। ठीक है, तो रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, लैंड, वाटर, सोयल। Our earth is full of a variety of land, climate, water, vegetation and animal resources. हमारा जो अर्थ है ना वो फुल है, मतलब कि हमारे अर्थ में ना किसी चीज का कमी नहीं है इन चीजों का। ठीक है, ना ही लैंड का, क्लाइमेट का, वाटर, वेजिटेशन और एनिमल रिसोर्सेज का। देयरफॉर पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ। तो इसीलिए क्या होता है, जो पीपल रहते हैं ना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, वो ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ को लीड करते हैं। ठीक है, उनका अलग अलग रहने और खाने पीने, मतलब हर चीज का अलग ही रहन सहन है। ठीक है, अब लैंड क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले लैंड के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, तो लैंड क्या होता है? ये ना इम्पोर्टेंट रिसोर्स होता है दैट कवर्स 30% ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 30% लैंड ही कवर किया हुआ है। इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो नेचुरल गिफ्टेड है। ठीक है, मोस्ट पार्ट्स ऑफ द लैंड इज नॉट हैबिटेबल, और अधिकतर पार्ट जो होते हैं ना लैंड के, वो हैबिटेबल भी नहीं है। ठीक है, the rugged topography, steep slopes, waterlogged areas, deserts and thick forests are the reason where there is less population. और कौन कौन सा ऐसा रीजन है लैंड का जहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है? तो रस्ट टोपोग्राफी है, स्टीप स्लॉप्स है, वाटर लॉक्ड एरियाज है, डिजर्ट्स है, थिक फॉरेस्ट है। ये सब ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत लेस पॉपुलेशन है। पर प्लेन और रिवर वैली के पास ना सस्टेनेबल लैंड है एग्रीकल्चर के लिए, तो यहाँ पे ना डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज भी होते हैं। ठीक है, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं प्लेन और रिवर वैली के पास। अब लैंड का यूज के बारे में बताया जा रहा है। तो लैंड को किस किस चीज के लिए यूज किया जा सकता है? तो लैंड को यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, रोड्स के लिए, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज के लिए। फिजिकल फैक्टर लाइक टोपोग्राफी। अब देखो लैंड ना किस किस चीज पे ना डिपेंड करता है, फिजिकल फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल फैक्टर क्या क्या होता है? टोपोग्राफी होता है, सोयल होता है, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जहाँ पे ये सब चीज भरपूर मात्रा में उपलब्ध होंगे वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसली होगा, क्योंकि वहाँ पे हर सब कुछ नेचुरल गिफ्टेड चीज जो इम्पोर्टेंट है लाइफ सर्वाइवल के लिए, अगर इजीली जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे लाइफ बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। तो इसीलिए वहीं पे आदमी बेसिकली रहना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ऑनरशिप के हिसाब से नागालैंड को, अब लैंड को क्लासिफाइड किया जा रहा है। ठीक है, लैंड क्लासिफिकेशन। अब देखो लैंड का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है उसके ऑनरशिप के हिसाब से। ठीक है, तो प्राइवेट लैंड होगा एक फर्स्टली, और दूसरा होगा पब्लिक लैंड। ठीक है, कॉमन लैंड, कम्युनिटी लैंड, ओन्ड बाय। और जो प्राइवेट लैंड होता है वो सिर्फ ओन किया जाता है एक इंडिविजुअल। अगर प्राइवेट लैंड है तो उसको इंडिविजुअल ही ओन करेगा, और कम्युनिटी लैंड को क्या करेगा? कम्युनिटी, जैसे कि बहुत ज्यादा कम्युनिटी आदमी के होते हैं ना, जैसे कि हर एक जो भी इंसान हो, ओन बाय कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज लाइक कलेक्शन ऑफ फूड्स, फ्रूट्स एंड मेडिकल हर्ब्स। दीज आर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये कॉमन होते हैं सभी के लिए और इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स कहा जाता है। इस पे क्या करते हैं, ये सब कम्युनिटी में यहाँ पे फ्रूट्स, फूड्स और मेडिकल हर्ब्स को उगाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है प्रॉब्लम विथ लैंड। अब लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम भी है लैंड के साथ कि हम सबको लैंड को ना क्या क्या प्रॉब्लम लैंड को फेस करना पड़ रहा है। लैंड बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड लैंड है यहाँ पे। अनलिमिटेड नीड बट लिमिटेड लैंड। ये बताया जा रहा है कि अनलिमिटेड नीड्स है, मानव का नीड तो खत्म होने वाला है नहीं, पर लैंड लिमिटेड है। ठीक है, इंक्रोचमेंट ऑफ लैंड फॉर कॉम्प्लेक्सेस ईटीसी। और क्या किया जाता है? इंक्रोच किया जा रहा है बिल्डिंग्स बनाने के लिए, कमर्शियल एरियाज बनाने के लिए, तो ना इंक्रोच किया जा रहा है लैंड का। ठीक है, रैपिड अर्बनाइजेशन, और अर्बनाइजेशन जो होता जा रहा है रैपिड, जैसे गांव अब शहर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लैंड डिग्रेडेशन, लैंड स्लाइड इटीसी। लैंड डिग्रेडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसमें लैंड स्लाइड हो, इरोजन हो, डिजर्टिफिकेशन हो, ये सब मेजर थ्रेट है इन्वायरमेंट को, मतलब इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाने का, एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से। ठीक है,
कंजर्वेशन ऑफ लैंड का, अब देखो ये लैंड में प्रॉब्लम थे ये सब, अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड कैसे किया जा सकता है। चेक रेट ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, एफॉरेस्टेशन लैंड। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रखना होगा रेट कि कितना लैंड एफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है, डिग्रेडेशन कितना हो रहा है और कितना एफॉरेस्टेशन हो रहा है, कितने पेड़ काटे जा रहे हैं और कितने पेड़ लगाए जा रहे हैं। लैंड रिक्लेमेशन, अब लैंड को रिक्लेमेशन भी करना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स। जो लैंड में ना मतलब जो भी अगर किसान ना उपज करते हैं ना तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का और पेस्टिसाइड्स का, तो उसका ना रेगुलेटेड यूज होना चाहिए कम से कम। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग इटीसी, और ओवर ग्रेजिंग जो किया जाता है जो मवेशियों के द्वारा, वो भी बहुत कम करना चाहिए, ठीक है। अब सोइल के बारे में है, ये सब इसी सब चीज से लैंड को बचाया जा सकता है, ठीक है, उसका कंजर्वेशन का वो सब उपाय था। अब इसके बाद सोइल के बारे में बताया जाता है। तो सोइल क्या होता है, ये थिन लेयर होता है ग्रेनरी मटेरियल का जो कवर किया रहता है अर्थ को, ग्रीनरी मटेरियल का, सॉरी, ठीक है। सोइल क्या होता है, ग्रीनरी सब्सटेंस जो होता है कवर किया है अर्थ को, वो सोइल कहलाता है, ठीक है। और ये किसका बना हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर का, वेदर रॉक का और मिनरल्स का, ठीक है। इसको सोइल के बारे में आपको याद रखना है। अब देखो सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सोइल फॉर्मेशन कैसे होता है, उससे पहले ना लैंडस्लाइड के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। लैंडस्लाइड क्या है, यहाँ पे एक केस स्टडी के बारे में बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का केस स्टडी है। यहाँ पे 200 मीटर का ना ओल्ड हिमालयन तिब्बतन एरिया में ना जो नेशनल हाईवे का 22 का था, वहाँ पे लैंडस्लाइड आया था जिसमें बहुत ज्यादा इंटेंस ब्लास्ट हुआ था, जिससे पेंगी विलेज में, और इसकी वजह से क्या हुआ था, वीक जोन था स्लोप का और कोलैप्स कर गया था, और इससे बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था रोड का और नियर बाय विलेज का। पेंगी विलेज ना कम्प्लीटली वैकेटेड टू अवॉइड एनी पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ, कोई भी लाइफ का पॉसिबल लॉस होने की वजह से इसको क्या किया था, पेंगी विलेज को पूरी तरीके से खाली कर दिया गया था, ठीक है। मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में, पहले लैंडस्लाइड के बारे में जान लेते हैं। लैंडस्लाइड होता क्या है, जो मास मूवमेंट होता है ना रॉक का या डेब्री ऑफ अर्थ का, जो वो डाउन स्लॉप होते हैं, मोस्टली ऑकर ऑन हिली टेराइन, जो वो डाउन स्लॉप होते हैं ना उसी को बोला जाता है लैंडस्लाइड, ठीक है। कि मतलब ना जो पहाड़ से रॉक का गिरना, डेब्रीज का अर्थ स्लॉप पे गिरना, मास मूवमेंट जो होना, उसी को कहा जाता है लैंडस्लाइड, ठीक है। और ये ना हिली एरियाज में ज्यादा करके होता है, हिमाचल भी हिली एरिया है, ठीक है। अब इसके बाद है मिटिगेशन मैकेनिज्म के बारे में। तो मिटिगेशन मैकेनिज्म में हमको क्या क्या करना चाहिए कि मतलब उस मिटिगेशन से कैसे बचा जा सके, तो हजार्ड मैपिंग किया जाना चाहिए कि वो एरिया में हजार्ड होता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिटेंशन वॉल करना चाहिए, रिटेंशन वॉल को बनाना चाहिए, ठीक है। इंक्रीज इन वेजिटेशन कवर, वेजिटेशन कवर को बढ़ाना चाहिए। सरफेस ड्रेनेज कंट्रोल करना चाहिए। As our population is growing day by day, therefore overuse of land has lead to soil degradation, soil erosion, deforestation, overgrazing etc. जैसे हमारा जैसे दिन प्रतिदिन ना हम सब जो यूज कर रहे हैं लैंड का, तो उससे क्या हो रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है लैंड का, और फिर इरोजन हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग हो रहा है। इसी की वजह से ना ये सब प्रॉब्लम आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो सोइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है, सॉइल के टॉप मोस्ट में ना ह्यूमस और वेजिटेशन होता है, फिर सब सॉइल होता है जिसमें सैंड, सिल्ट और क्ले होता है, फिर वेदर्ड रॉक मटेरियल होता है, लास्ट में पेरेंट रॉक्स होते हैं, ठीक है। इसको पूरे फॉर्मेट को याद रखना होगा, ठीक है। फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन का, अब देखो सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर्स क्या होते हैं। पहला पेरेंट रॉक होता है, ठीक है। पेरेंट रॉक क्या होता है, ये डिटरमाइन करता है कि कलर हो, टेक्सचर हो, केमिकल प्रॉपर्टीज हो, मिनरल्स हो, कंटेंट हो, और फिर परमिएबिलिटी हो, मतलब कि किस हिसाब से होना चाहिए, इसका कलर होना चाहिए, इसका टेक्सचर, केमिकल पोजीशन किस हिसाब से होना चाहिए, ये पेरेंट रॉक पे निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट किस चीज पे है, इसका टेम्परेचर सोइल पे कैसा है, रेनफॉल कैसा है, रेनफॉल का इन्फ्लुएंस कैसा है, वेदरिंग का क्या है, ह्यूमस फॉर्मेशन किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है टोपोग्राफी भी इम्पोर्टेंट मेजर। उसके बाद टाइम, टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल।
ये बताता है कि थिकनेस ऑफ सोइल प्रोफाइल को टाइम ही डिटरमाइन करता है। फ्लोरा, फौना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये अफेक्ट करते हैं ह्यूमस फॉर्मेशन को, ठीक है। रिलीफ क्या होता है, ये ऑल्टीट्यूड और स्लॉप होते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं एक्यूमुलेशन ऑफ सोइल को, ठीक है। ये सब सोइल फॉर्मेशन के मेजर फैक्टर्स हैं और ये प्लेस टू प्लेस ना वैरी करते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ सोइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अब डिग्रेडेशन ऑफ सोइल और कंजर्वेशन मेजर क्या है, तो इसमें ना देखो सोइल इरोजन जो डिप्लीशन होता है वो मेजर थ्रेट है आज के जमाने का, ठीक है। ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर ना दोनों लीड करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सोइल को, ठीक है। फैक्टर विच लीड टू सोइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। जो फैक्टर है जो लीड करता है सोइल डिग्रेडेशन का वो क्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन है, जैसे कि पेड़ों की कटाई, ओवर ग्रेजिंग है, जो जानवरों द्वारा बहुत ज्यादा खाना, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है कि केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जो किसान के द्वारा दिया जाता है वो, फिर रेन वॉश भी है जो पानी बहा के लेके जाती है, और लैंडस्लाइड्स और फ्लड्स भी है। सोइल कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है, अब देखो सोइल कंजर्वेशन का तरीका बताया जा रहा है। पहला मल्चिंग है, ठीक है। तो मल्चिंग में क्या होता है, ये क्या होता है, कवरिंग बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स विथ स्ट्रॉ टू रिटेन द सोइल मॉइस्चर। तो ना इसमें कवर किया जाता है लैंड को, ठीक है, ग्राउंड को, ठीक है, ताकि ना ऑर्गेनिक मैटर वहां पे स्ट्रॉ की तरह हो और ये क्या करे, रिटेन करे मॉइस्चर, अर्थ सोइल का मॉइस्चर को रिटेन करे। फिर है काउंटर बैरियर, ठीक है, काउंटर बैरियर है उसके बाद, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना स्टोन ग्रास सोइल का यूज किया जाता है बैरियर बनाने के लिए काउंटर्स पे, और ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर टू कलेक्ट वाटर, और ट्रेंचेस बनाया जाता है ताकि उस पर ना कलेक्ट किया जा सके वाटर, और वाटर अगर अधिक मात्रा में मिलेगा तो सोइल फर्टाइल होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, रॉक डैम है। रॉक डैम क्या होता है, ये ना पिटेड डाउन वाटरफॉल होता है। रॉक आर पिटेड डाउन द वाटरफॉल। रॉक को ऐसे पिल डाउन किया जाता है ना ताकि वो ना वाटर को फ्लो को रोके और फिर प्रिवेंट करे गुलीज और फर्दर सोइल लॉस को, ठीक है। फिर टेराइस फार्मिंग है। इसमें क्या होता है, ये ना स्टिप के तरीके से बना होता है, स्टिप स्लॉप की तरीके से फ्लैट सरफेस पे, ताकि ना अवेलेबल हो सके ग्रो करने के लिए क्रॉप को, और ये रिड्यूस करे सरफेस रन ऑफ और सोइल इरोजन को, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है कि एक साल में अल्टरनेट मतलब कि फसल लगाया जाए डिफरेंट, ताकि जिससे सोइल का प्रोटेक्ट किया जा सके और उसको रेन वॉश से भी बचाया जा सके। काउंटर प्लगिंग, फिर काउंटर प्लगिंग होता है प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर ऑफ अ हिल स्लॉप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लॉप। तो इसमें पैरेलल ऐसे बनाया जाता है हिल में स्लॉप्स, ताकि ना वो फ्लो डाउन जो वाटर का हो उसको कंट्रोल किया जा सके। शेल्टर बेड्स इन कोस्टल एंड ड्राई रीजन, रॉस ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सोइल कवर। जो रॉ बनाया जाता है ना ट्रीज का और प्लांट का, ताकि वो चेक किया जा सके कि विंड का मूवमेंट ना हो और प्रोटेक्ट किया जा सके सोइल को, ठीक है। अब इसके बाद है वाटर के बारे में, ठीक है। वाटर क्या होता है, वाटर ना वाइटल रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। और ना कवर किया हुआ है 3/4 अर्थ का सरफेस, वाटर प्लैनेट, इसीलिए हम सबको ना वाटर प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि अगर 4th भाग है ना तो इसमें से 3 भाग तो सिर्फ वाटर ही है, ठीक है, एक ही भाग लैंड है, ठीक है। तो इसीलिए ठीक है, तो इसलिए इसको वाटर प्लैनेट कहा जाता है। द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ बिगेन इन प्रिमिटिव ओशन एंड अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये बताया जाता है कि जब पहला लाइफ जो इन अर्थ पे ना वो ना वाटर के अंदर ही ना स्टार्ट हुआ था 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। और ओशन ना कवर करता है आज 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस का, और सपोर्ट करता है एनिमल और प्लांट लाइफ को भी, ठीक है। ओशन वाटर ना सलाइन होता है, अनफिट होता है ड्रिंकिंग करने के लिए, इसमें ना नमक ज्यादा होता है इसीलिए इसको पिया नहीं जा सकता है, और ओनली ना 2.7% वाटर ही है अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है, ठीक है, अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है, देखो। और 70% ऑफ दिस एग्जिस्ट एज आइस फिश, और ये इसमें इसका भी 70% जो है ना वो आइस फिश और ग्लेशियर में है, अंटार्कटिक, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन्स का।
और ओनली 1% ही अवेलेबल है हम सबको ड्रिंक करने के लिए, फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए। तो हम सबको क्या करना चाहिए? फ्रेश वाटर इज मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। तो हम सबका अर्थ का जो मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस क्या है? फ्रेश वाटर है। जो टोटल वॉल्यूम है वाटर का ना, वो रिमेन कंस्टेंट है, और ये ना एडेड करता है, एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ये एडेड भी हो रहा है इसका अमाउंट और सब्सट्रैक्ट भी हो रहा है। वाटर रिमेन्स कंस्टेंट बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल की वजह से ना वाटर ना कंस्टेंट है, ठीक है, वाटर कंस्टेंट है, और उसके वाटर साइकिल की वजह से इट इज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन, प्रिसिप्शन एंड रन ऑफ। इसका ना ये क्या क्या किस चीज का प्रोसेस है? वाटर इवापोरेशन का, प्रिसिप्शन का और रन ऑफ का, ठीक है। अब यूजेस ऑफ वाटर क्या है? ठीक है, देखो वाटर का यूज किस किस चीज के लेके होता है? तो वाटर का यूज होता है ड्रिंकिंग में, वॉशिंग में, एग्रीकल्चर में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटीज, इंडस्ट्रीज में, ठीक है। और उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी में क्या क्या देखा जाता है? अब प्रॉब्लम क्या होता है वाटर अवेलेबिलिटी में? तो मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया और जो वेस्टर्न यूएसए का पार्ट है, सदर्न वेस्टर्न मैक्सिको का पार्ट है, साउथ अमेरिका का पार्ट है, और इंटायर ऑस्ट्रेलिया ना वो वाटर शॉर्टेज फेस करता है। ये सब जो पार्ट है ये सब ना वाटर शॉर्टेज फेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेट कंडीशन ऐसा नहीं है कि वाटर को सपोर्ट करे, ठीक है। तो इसमें ना वाटर की स्कार्सिटी रहती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे ना, और ये वाटर शॉर्टेज क्यों? कंसिक्वेंस ऑफ वेरिएशन ऑफ सीजनल और एनुअल प्रिसिप्शन। प्रिसिप्शन जो होता है एनुअल और सीजनल, इसी की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से ना वाटर स्कार्सिटी है, यहाँ पे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्स हो रहा है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स के बारे में है। अब कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स के बारे में है। तो ना इसके लिए वाटर को कैसे हम सब बचा सकते हैं? हम सबको ना जो अनट्रीटेड वाटर, जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वाटर, जो वाटर बॉडीज में हम सब फेंकते हैं, जो गंगा वजह से हम सब प्रदूषित कर रहे हैं, वो चीज करना सबसे पहले बंद करना होगा। फिर इंडस्ट्री को ना सेड, नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड जो वाटर में डालते हैं उसको भी बंद करना होगा। और एफोरेस्टेशन हेल्प इन रिप्लेनिशिंग अंडरग्राउंड वाटर, और एफोरेस्टेशन हेल्प करेगा रिप्लेनिश करने के लिए जितना से ज्यादा पेड़ पौधा लगाने पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड यूज ऑफ स्प्रिंकलर, ड्रिप्स और ट्रिकल इरिगेशन। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाना चाहिए। ट्रिंकलर मतलब कि ना कि जितना बूंद पानी का जरूरत हो फसल के लिए उतना बूंद ही देना चाहिए, ठीक है। वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ वैल्यूएबल रिसोर्स है। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर में, ठीक है। जस्ट मिनट। तो ना इसके बाद ये वाटर रिसोर्स का इम्पोर्टेंट स्प्रिंकल डाउन, ये है स्प्रिंकल डाउन विधि। देखो इसमें इतना ही पानी जाता है खेत में जितना इनको यूज होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद है नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ना वैल्यूएबल रिसोर्स है नेचर का। नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ ना एग्जिस्ट करता है बायोस्फीयर में, ठीक है। बायोस्फीयर नैरो जोन है बिटवीन लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर के बारे में, जिसमें हम सब पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि ये तीनों जब हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और फिर एटमोस्फीयर मिलता है तो क्या बनता है? बायोस्फीयर बनता है, ठीक है। इन द बायोस्फीयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर जनरली डिपेंड्स ऑन अर्थ ऑर्डर फॉर देयर each other for their survival. This life supporting system is called ecosystem. और ये इसमें बायोस्फीयर में क्या होता है? एक दूसरे पे ना निर्भर होते हैं ये सब। तो इसको क्या कहा जाता है? ये जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है इसको क्या कहा जाता है? इकोसिस्टम कहा जाता है, ठीक है। अब बताया जा रहा है यूजेस ऑफ वेजिटेशन। वेजिटेशन का यूजेस किस हिसाब से किया जा सकता है? ऑक्सीजन के हिसाब से किया जाता है, वेजिटेशन का यूज किया जाता है। टिम्बर के हिसाब से किया जाता है। हम सब जो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं वो उसमें, फिर उसके बाद टिम्बर का यूज किया जाता है। फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, गम होते हैं, मेडिकल प्लांट्स होते हैं। ये सारा सब कुछ हम सबको फ्लोरा फौना से ही मिलता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ
इंक्लूड्स, और वाइल्ड लाइफ में क्या क्या होते हैं, इसमें एनिमल भी होता है, बर्ड्स इंसेक्ट्स भी होता है, और एक्वेटिक लाइफ भी होता है, ठीक है। और ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं हम सबको, मिल्क, मीट, हाइड्स, ऊल्स, और फिर ना ये इंसेक्ट क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, हनी, हेल्प्स इन पॉलिनेशन, फ्लावर एंड हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले एज डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। और ये सब क्या करते हैं, इंसेक्ट क्या होते हैं, डिकम्पोजर बन के बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं पृथ्वी का संचालन में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बताया जा रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन किस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर अफेक्ट करता है नेचुरल वेजिटेशन को, ठीक है। अफेक्ट करता है ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन का। जहाँ पे हेवी रनफॉल एरिया होगा वहाँ पे ह्यूज ट्रीज और फॉरेस्ट होंगे, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, मॉडरेट रेनफॉल एरिया जहाँ पे होगा वहाँ पे ग्रासलैंड होंगे, और ड्राई एरियाज में थॉर्नी श्रब्स होंगे, ठीक है। Why do plants have deep roots and thorny leaves in dry areas? देखो अब ये पूछा जाता है कि ना क्यों जो प्लांट होते हैं वो ना थ्रॉनी एरियाज में, थ्रॉनी एरिया जहाँ पे होता है, जहाँ पे सूखा होता है, वहाँ पे बहुत छोटा रूट क्यों होते हैं, ताकि ना इस पे से ना ट्रांसपिरेशन ना हो सके। ट्रांसपिरेशन होगा तो फिर उसके बाद वहाँ पे ना पानी नहीं रुकेगा, तो पानी क्योंकि पौधे पत्ते जो होते हैं वो ट्रांसपिरेशन करते हैं, तो ट्रांसपिरेशन करेंगे तो वहाँ पानी नहीं रुकेगा, तो वहाँ का ना जीवन नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ना वहाँ के थ्रोनी लीव्स होते हैं ताकि वो ना ट्रांसपिरेशन ना करे, ठीक है। अब करना बताया जा रहा है कि एनिमल का यूज क्या किया जा सकता है एनिमल मीट प्रोवाइड करने के लिए। अब नेचुरल वेजिटेशन क्यों डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि नेचुरल वेजिटेशन किस हिसाब से डिक्लाइन हो रहा है। तो ना जो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है वो ना क्या कर रहा है, वो मोर लैंड पे हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है, और कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जिससे ना एनिमल का ग्रोथ ना कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए ना कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में हम सबको देखना है। देखो पहले तो हम सबको समझना होगा कि उनका खत्म वो सब कैसे हो रहा है, रीजन क्या है डिक्लाइन का। तो पहले सोइल का तो पता चल गया, नेचुरल वेजिटेशन का। अब इसके बाद वाइल्ड लाइफ का कैसे डिक्लाइन हो रहा है, हंटिंग किया जा रहा है वाइल्ड लाइफ में, हंटिंग किया जा रहा है, इस वजह से उसका डिक्लाइन हो रहा है। इलीगल ट्रेड किया जा रहा है हाइड्स का, उसके स्किन टिप्स का, लीडिंग टू एक्सटिंक्शन ऑफ वेरियस एनिमल्स, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारे एनिमल ना मरते जा रहे हैं। अब कंजर्वेशन कैसे किया जा सकता है वेजिटेशन का, तो इसके लिए एफोरेस्टेशन किया जाए, अधिक से अधिक मात्रा में ना पेड़ लगाया जाए, ठीक है। उसके बाद प्रिवेंट किया जाए सोइल इरोजन, जितना हो सके सोइल इरोजन को कम किया जाए, और उसके बाद ना प्रिवेंट किया जाए ओवर ग्रेजिंग को भी, और जितना हो सके ओवर ग्रेजिंग को भी कम किया जाए। अब वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व किया जा सके, हंटिंग को बैन किया जाए सबसे पहले, तो जो हंटिंग का जो प्रोसेस है उसको बैन किया जाए। फिर ना क्रिएटिंग नेशनल पार्क क्रिएट किया जाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्रिएट किया जाए, और प्रोटेक्टेड एरियाज भी क्रिएट किया जाए। वल्चर ना किडनी फेलियर से डाई हो रहे हैं इंडिया में, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वल्चर किडनी फेलियर से डाई हो रहे हैं इंडिया में। दे वेयर स्केवनिंग लाइफ स्टॉक ट्रीटेड विथ डाइक्लोफिनेक, और ये सबको डाइक्लोफिनेक हो रहा है, इनको लाइफ स्टॉक इनको ट्रीट किससे किया जा रहा है, डाइक्लोफिनॉक की मदद से, ठीक है। एफर्ट्स मेड टू बैन द ड्रग फॉर लाइफ स्टॉक, और इसमें ना ये किया जा रहा है कि ना इनका क्यों तबियत खराब हो रहा है, मतलब जो किडनी फेलियर हो रहा है वल्चर्स का डाइक्लोफिनेक की वजह से हो रहा है, तो इसलिए ना एफर्ट्स किया जाना चाहिए कि इन सभी ड्रग्स को ना जैसे भी हो सके बंद किया जाना चाहिए इनका यूज, ठीक है। उसके बाद ना कंजर्वेशन किया जाना चाहिए लेक्स का, वेटलैंड्स का, स्ट्रिक्ट लॉज बनाना चाहिए एनिमल ट्रेड के खिलाफ, ठीक है। टेमिंग एनिमल किलिंग इलीगल इन इंडिया, इट इज इलीगल टू किल लायन, टाइगर्स, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, पिकॉक, और एनिमल जो किल किया जाता है ये इलीगल है इंडिया में। तो इसमें से कौन कौन से जानवर पे है ये, लायन, टाइगर और इंडियन बस्टर्ड जो पीकॉक है, ये सब पे ना इलीगल है किलिंग करना इनका। अपना अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी जैसे कि वन महोत्सव और सोशल फॉरेस्ट्री भी किया जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया के लेवल पे क्या हो रहा है, इंडिया के लेवल पे हो रहा है कि जैसे कि वन महोत्सव हो रहा है, सोशल फॉरेस्ट्री हो रहा है, इसी हिसाब से वर्ल्ड लेवल पे क्या हो रहा है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है साइट्स का जिसमें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है एनिमल का ट्रेड, ठीक है।
इस चैप्टर में बस इतना ही था। तो ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आया तो इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।